हाय गाइस। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो, ये जो वीडियो था सीज़न 1 एपिसोड 1, ये देखा होगा। आज का जो एपिसोड है वो एबिट फोरकास्ट के बारे में है। तो पहले थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। लेट्स से ये मेरा रेवेन्यू है। इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये है सी ओ जी एस, और इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये है ओपेक्स। तो ये जो बचा, दिस पोर्शन, दिस रिमेनिंग पोर्शन जो ये माइनस करने के बाद बचा, दैट्स योर एबिटा। ठीक है, एक और तरीके से समझ सकते हो कि ये मेरा सेल्समैन है, बनाना सेलर। इसने सेल किया कस्टमर को, कस्टमर से जो आया वो है रेवेन्यू। फिर इसने ये लेके आया था बनानास किससे? सप्लायर से। सप्लायर को जो पैसा दिया वो है सी ओ जी एस, कंसिडरिंग दैट जो खरीद रहे हैं वो पूरा बिक रहा है। देन जो ओपेक्स हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके बाद जो बचा दैट इज एबिटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड amortization। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने इस टाइप से यहाँ तक एबिटा फोरकास्ट किया था। तो जो अजम्पशंस लिए थे वो फिर से ले लेते एक बार क्विकली। मुझे दिख रहा है सेलिंग प्राइस, मुझे दिख रहा है कॉस्ट प्राइस, मुझे दिख रहा है क्वांटिटी। रेवेन्यू निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। रेवेन्यू विल बी, सो डेज से भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो से वर्किंग डेज इन अ ईयर। सो मैंने सारे अजम्पशन जैसे वहाँ पे लिए थे वैसे ही ले लेता हूँ। 5, 3, 1300, 5, 3, 1300। नाउ जो रेवेन्यू आएगा मेरा वो आएगा, आपने पिछली बार भी देखा होगा, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब मैं सी ओ जी एस निकाल लेता हूँ। सी ओ जी एस के लिए कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग डेज। अब ये दोनों माइनस करके मेरे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सो इसके बाद हम क्या माइनस करते हैं आपको पता है, ओपेक्स माइनस करते हैं इसके बाद हम। सो उसके लिए अजम्पशन चाहिए मुझे। तो मैं लेता हूँ ओपेक्स एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 10% लिया हुआ है, लेट्स टेक 10% ओनली। तो यू कैन टेक डिफरेंट अजम्पशंस, आप फिर से अपने दूसरे अजम्पशंस भी ले सकते हो। सो इसको 10% से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं। अब जो मेरा आएगा दैट इज़ एबिटा। एबिटा इज़ दिस माइनस दिस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी अभी मुझे फोरकास्ट जब करना है तो मुझे ग्रोथ अजम्पशन चाहिए। सो मैं कह रहा हूँ ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सेलिंग प्राइस। ठीक है, सिमिलरली मुझे 3 ग्रोथ्स चाहिए। सो सेलिंग प्राइस का ग्रोथ हो गया, एक एक कॉस्ट प्राइस का ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो इधर चेक कर लेते हैं हमने यहाँ पे ग्रोथ क्या लिया था। तो यहाँ पे 15%, 5% और 10% लिया है हमने। आप दूसरे अजम्पशंस भी ले सकते हो अपने हिसाब से। रेवेन्यू मुझे ग्रो करना है, इसके लिए मुझे सेलिंग प्राइस ग्रो करना होगा। सो आई विल ग्रो इट यूजिंग $1 ध्यान देना, F4 F4 F4, 3 बार F4। इसको कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया। नाउ व्हाट आई वांट इज, इसको मैं सिंपल पेस्ट कर सकता हूँ, जस्ट आई हैव टू फिक्स C5, दैट इज़ द वर्किंग डेज। सिमिलरली इसमें C5 फिक्स करना है, इसमें कुछ फिक्स नहीं करना है। यहाँ पे फिक्स्ड है ऑलरेडी और ये भी सब हो रखा है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट फॉरवर्ड। नाउ कम्स द time when we have to deduct something called depreciation and amortization. तो लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, मैंने बोला भी था सोचने के लिए आपको, आपने सोचा होगा कि लाइफ ऑफ कार्ड और प्राइस ऑफ कार्ड पे डिपेंड करेगा। से हमारा प्राइस ऑफ कार्ड 10,000 रुपये और लाइफ ऑफ कार्ड इज़ 5 ईयर्स। सो आपको पता है, आपने सोचा होगा कि 10,000 का मैंने ठेला ख़रीदा है, अब मैं इसको 5 साल तक यूज़ करूँगा तो ये कितना कितना डिप्रिशिएट हो रहा है हर साल। तो हर साल ये 2-2 हज़ार से डिप्रिसिएशन इसका हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया शेड्यूल बनाएंगे दैट इज़ फिक्स्ड एसेट शेड्यूल। ठीक है, तो मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर एक शीट शीट ऐड किया मैंने, और यहाँ पे मैंने बोला ईयर 1 से फिर से। सो जब ईयर 1 से मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कुछ तो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। तो गाइज देखिए, हम यहाँ पे ईयर 0 से लेंगे इसको, ईयर 1 से नहीं लेंगे। ईयर 0 से इसलिए लेंगे क्योंकि ईयर 0 इज़ द पॉइंट वेयर वी आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट। हम ईयर 1 में पूरा 300 डेज काम कर रहे हैं। देखो अब हमने जो रेवेन्यू बुक किया ईयर 0 का, वो पूरा ईयर 1 का वो पूरा का पूरा 300 डेज का था।
दैट मीन्स हमने जो इन्वेस्टमेंट करी वो ईयर 1 से पहले करी, इसीलिए हम ईयर 0 का कॉन्सेप्ट लेंगे। और हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इस शीट को मैं नाम दे देता हूँ FAS। FAS का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिक्स्ड एसेट शेड्यूल। ठीक है, फिक्स्ड एसेट शेड्यूल। अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं बिगिनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। ध्यान देना, जो भी मैं नेट परचेज कर रहा हूँ, नेट परचेज का मतलब हुआ कि मैं ऐड करूँगा परचेज, और जो सेल्स हो रही होगी, अगर मैं बेच देता हूँ ठेला, तो मैं उसका जो वापस आया मेरे पास वो नेट करके आई विल जस्ट पुट इट देयर, एंड देन लेस depreciation will give you closing balance of fixed asset। गाइज आप नेट परचेज को दो लाइन में भी दिखा सकते हो, ऐड परचेज लेस सेल्स इफ एनी। इफ एनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेचने के लिए नहीं खरीदते हम लोग फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट हम यूज़ करने के लिए खरीदते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, बिगनिंग बैलेंस मतलब ईयर 0 का बिगनिंग बैलेंस, ईयर 5 तक बिगनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब ईयर 0 का क्लोजिंग बैलेंस और ईयर 5 तक क्लोजिंग बैलेंस। व्हाट विल डू, विल स्टार्ट विद 0 एंड विल टेक अ अजम्पशन कि कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मेथड, सिंपलेस्ट मेथड ले लेते हैं अभी, SLM, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। और भी मेथड्स होते हैं, कौन से होते हैं, क्या होते हैं, हम बाद में देखेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड अभी ले लेते हैं हम। और हम लोग एक चीज़ और ले लेते हैं इसके अंदर कि सैल्वेज वैल्यू कितनी है। दैट मीन्स 5 साल के बाद अगर मैं ये ठेला बेचूँ तो इसको स्क्रैप से वैल्यू कितनी आएगी, लेट्स से 0। ठीक है, लेट्स से कुछ नहीं मिलेगा, 5 साल बाद नो सैल्वेज वैल्यू। अभी बिगनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट इज 0। परचेज हमने किया है, यस हमने परचेज किया है, 10,000 का हमने परचेज किया है, एंड उसके बाद हमने परचेज नहीं किया है बिकॉज, और इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ थोड़ा सा। नाउ यू गाइज नो क्लोजिंग बैलेंस विल बी दिस प्लस दिस माइनस दिस, क्योंकि शुरू में कितना था, फिर कितना खरीदा, कितना बेचा, नेट परचेजेस, और कितना डेप्रिशिएट हो गया, उसके बाद मेरा एसेट का वैल्यू, व्हाट इज माय एसेट वैल्यू, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। नाउ यू नो क्लोजिंग का जो ईयर 0 का जो क्लोजिंग होगा वो ईयर 1 का ओपनिंग होगा। तो आई कैन जस्ट पेस्ट इट, यू कैन सी कहाँ पे लिंक हो रहा है, ये पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस से लिंक हो रहा है सब कुछ। ठीक है, आई कैन पेस्ट दिस। अब देख सकते हो आप, ये प्रॉपरली लिंक्ड है, ये अपने आप आ गया यहाँ पे क्योंकि वो मैंने अभी पेस्ट कर दिया। अब काम बचता है मेरा डेप्रिसिएशन फाइंड करने का। सो डेप्रिसिएशन फाइंड करना है मुझे, तो डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी है वो चेक करना पड़ेगा। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू पूरी की पूरी है, अगर यहाँ पे 2000 होता, से 2000 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, अभी 2000 ले लेते हैं कि 5 साल के बाद वो ठेला 2000 में बिक जाएगा स्क्रैप में। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना हुआ, 8000। 8000 डेप्रिशिएट होगा, कब से होगा, ईयर 0 में तो होगा नहीं क्योंकि ईयर 0 में यूज़ नहीं किया हमने। तो मैं लिंक कर देता हूँ इसको, दिस माइनस दिस, दैट इज 8000 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो इधर मैं फिक्स कर सकता हूँ या मैं इसको ऐसे करके आगे तक पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए अब 2000 बच गया सैल्वेज वैल्यू। अब अगर मैं सैल्वेज वैल्यू को चेंज कर दूँ, वापस जाके 0 कर दूँ यहाँ पे, तो आप देखना अपने आप फिक्स्ड एसेट शेड्यूल में चेंजेस हो जाएंगे। 2000 का डेप्रिसिएशन हो गया और एंड में जाके सैल्वेज वैल्यू कुछ नहीं बची। So that is the simplest depreciation, we can say straight line method। Let's say that 1000 हम लोग सैल्वेज वैल्यू ले लेते हैं, तो 9000 डेप्रिशिएट होगा 5 साल में, बराबर बराबर, तो 1800, 9000 डिवाइडेड बाय 5। नाउ मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, मुझे डेप्रिसिएशन मिल गया। एमोर्टाइजेशन है ही नहीं मेरे पास, एमोर्टाइजेशन क्या होता है ये भी हम समझेंगे आगे। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको हम लिंक कर देते हैं। What we get now is nothing but EBIT, earnings before interest and taxes। So मेरा सेकेंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जब मेरा थर्ड स्टेप आएगा तो मैं पैट तक पहुँच चुका हूँगा, मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट देना है और EBT आ गया और मुझे टैक्सेस देना है और पैट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, जो भी बोल सकते हो आप, EAT। ठीक है, जो भी बोलना है आपको, इसको आपको नेट प्रॉफिट बोलना है, आप नेट प्रॉफिट बोलो, नेट इनकम बोलना है, नेट इनकम बोलो, पैट बोलना है, पैट बोलो, EAT बोलना है। सो ये मेरा थर्ड स्टेप है। मेरा थर्ड स्टेप है कि मुझे नेट प्रॉफिट का फोरकास्ट करना है, पैट को फोरकास्ट करना है।
तो गाइज इसको करके देखेंगे, आप लोग अपने बिजनेस के लिए भी लगा के देखेंगे कि हाँ हो रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत। और जो नहीं हो रहा है वो आप कमेंट में पोस्ट करेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ।